Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter काइनेटिक थियोरी। और आज काइनेटिक थियोरी में हम लोग एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, सो हेडिंग डाल लीजिए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक क्लोज कंटेनर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लोज कंटेनर के बारे में सोचना है। ये कंटेनर बनाया मैंने और इसको क्या कर दिया, यहां पर क्लोज कर दिया। ठीक है, और लेट्स से इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर ये वाटर का लेवल है और यहां पर बीच में एयर है। देखो यहां पर आपका वाटर है और यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर में जब हम लोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि क्या होता है कि यहां से कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोराइज होते हैं और वाटर की वेपर्स बनाते हैं। वाटर की क्या बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं। और ये वेपर्स बन के क्या हो जाता है, इन एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटी छोटी सी जगह को अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने अपने इस छोटे से प्लेस को, इस एयर के बीच में जो छोटा, देखो एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था उसको जब इन वाटर वेपर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और अब ये क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उस प्रेशर को नाम दिया जाएगा वेपर प्रेशर। उसे क्या नाम दिया जाएगा, वेपर प्रेशर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सिचुएशन ये होती है, मान के चलो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, और उसके बाद में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसके और आगे वेपर्स नहीं बन पाएंगे। उससे और आगे वेपर्स नहीं बन पाएंगे। दैट विल बी द मैक्सिमम लिमिट जहां तक वेपर्स बन सकती हैं, और वहां पर जितनी वेपर्स बन सकती हैं उसके कारण जो आपका प्रेशर होगा वो आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा, और उस वेपर प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं एसवीपी, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हम लोग यहां पर इसको नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जो वेपर प्रेशर की जो बात चल रही है, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है वाटर के लिए, लेकिन इट इज पॉसिबल फॉर एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। और किसी भी सब्सटेंस के लिए, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए यदि मैं बात करता हूं, किसी भी सब्सटेंस के लिए यदि मैं बात करता हूं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो जो आपका एसवीपी होता है या जो वेपर प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मेनली मैं बोलूंगा कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर यदि चेंज होगा तो बेटा एसवीपी, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर विल ऑल्सो चेंज। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर विल ऑल्सो चेंज। क्या बोला गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का जो वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन लेकिन यदि टेम्परेचर को चेंज करोगे तो एसवीपी भी क्या होगा, चेंज होगा। अब सोचिए, यदि मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि मान के चलो मैंने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो बताओ वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर को यदि मैं इंक्रीज करता हूं, देखो वी आर टॉकिंग डिस्कसिंग टोटली अबाउट वाटर ओनली, वही हमारे सिलेबस का पार्ट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेम्परेचर को यदि आप इंक्रीज करोगे तो जो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका इंक्रीज होगा। भाई ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगी मतलब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, तो आपका जो एसवीपी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि मैं टेम्परेचर वर्सेस एसवीपी, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का यदि ग्राफ बनाने की
छोटी सी एक कोशिश करता हूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहां पर आपका टेम्परेचर हो गया, यहां पर आपका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हो गया। तो ये ग्राफ टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होता है, लेकिन इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसकी इक्वेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से रिलेट करना है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट आपको पता हो तो अच्छी बात है। छोटा मोटा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने एग्जामिनर ने, तो वो यही बनाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एसवीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बस। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन यहां पर बनने की संभावना नहीं बनती है। ठीक है, चलो ये छोटा सा पॉइंट कवर करने के पश्चात हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। और अगला जो पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो आपने देखा होगा कि जो ऐसी सिटीज जो समुद्र किनारे बसी हुई हैं, जो अपने कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं यहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। बेसिकली ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। या जैसे आप रेगिस्तानी इलाकों में चले जाते हो तो वहां पे बोलते हैं यहाँ पे एकदम ड्राई एनवायरनमेंट है ना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो बेसिकली क्या होता है कि जो समुद्र किनारा, जो समुद्र के किनारे के जो एरिया होते हैं, वहां पर जो भी आपका एयर है उसमें वाटर का जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट्स इन एयर इज कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमिडिटी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो अब यदि डेफिनेशन वाइज यदि देखा जाए तो ह्यूमिडिटी के लिए हमें कुछ यूनिट्स वगैरह प्रॉपरली चाहिए होगा। तो हम लोग कहेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, per unit volume of air is called as humidity, क्या ये बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखो मैंने वर्ड क्या लिखा था, अमाउंट लिखा था। क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर वेपर्स। देखो बेसिक सी बात है, वाटर लिख दो या वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दो या वाटर वेपर लिख दो, जो भी लिखना है, लेकिन हम लोग बात करें द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो आप सोचिए इसकी यूनिट यदि आप लिखना चाहोगे ह्यूमिडिटी की, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी। अमाउंट मतलब हम लोग जनरली किस में लेते हैं, किलोग्राम में, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा नहीं लग रहा मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी जैसा हो गया, बिल्कुल वैसा ही यहां पर हुआ है। सो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ह्यूमिडिटी। सवाल बनाना होगा एग्जामिनर को तो डायरेक्टली सवाल बना लेगा, और नहीं बनाना होगा तो नहीं पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और इसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। व्हाट इज ड्यू पॉइंट, तो टेम्परेचर की वो वैल्यू जहां पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर आपके एग्जिस्टिंग वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर ड्यू पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द टेम्परेचर एट विच एसवीपी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग, जो भी अभी उस समय का वहां पर वेपर प्रेशर है उसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा पॉइंट है यहां पर जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास में एक और पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो वर्ड में ही लिखा हुआ है रिलेटिव, तो रिलेटिव से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी वगैरह का रेशो हो सकता है, कुछ ऐसा ही। देखो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेसिक चीजें तो आती है कि नहीं आती है, तो उन्हीं चीजों को हम लोगों को पकड़ना होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे हम लोग आर एच से भी डिनोट कर देते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एयर टू द एसवीपी एट सेम टेम्परेचर। एसवीपी मतलब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ एयर, रेशियो किस किस का है, वेपर प्रेशर ऑफ एयर डिवाइडेड बाय
सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, कौन सा, नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग कौन सा ले रहे हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। तो मुझे इससे क्या मिलती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है। इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक और पॉइंट से बताते हैं, वो है कि हम लोग इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, कैसे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को SVP एट ड्यू पॉइंट, SVP एट ड्यू पॉइंट डिवाइडेड बाई SVP एट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर। इन दोनों का रेशो भी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल से सवाल आते हैं, कैसे, वेपर प्रेशर ऑफ एयर अपॉन एसवीपी एट सेम टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस फॉर्मूले पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जा सकता है, या फिर एसवीपी एट ड्यू पॉइंट और एसवीपी एट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बन सकता है, क्लियर है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, एकदम बेसिक सा सवाल करते हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिलने लग जाए। ठीक है, सवाल है मेरे पास में, सवाल है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ क्लोज्ड रूम एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 60%। ठीक है, एक तो ये डेटा दिया गया है, दूसरा क्या बोला गया है, SVP एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 12.67, एक डेटा ये दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेपर प्रेशर एट 15 डिग्री सेल्सियस। बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको देखिए पहले। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है 15 डिग्री सेल्सियस पर 60%, ओके, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी 15 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है 12.67, और वेपर प्रेशर एट 15 डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो एक बात देखिए, तीनों जगह पे एक ही टेम्परेचर की बात चल रही है, 15 15 15, 15 15 15। तो आपके पास में, आपको नहीं लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर कौन सा फॉर्मूला, देखिए आपके पास में दो फॉर्मूला है, एक तो है वेपर प्रेशर ऑफ एयर और एसवीपी एट सेम टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन, या फिर एसवीपी एट ड्यू पॉइंट अपॉन एसवीपी एट एग्जिस्टिंग टेम्परेचर और RH। बोलो यस और नो। तो हमारे पास में सिंपल सा ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, वेपर प्रेशर ऑफ एयर अपॉन एसवीपी एट सेम टेम्परेचर। तो यहां पर देखिए, मैं सीधा फॉर्मूले के अंदर में वैल्यू पुट करता हूं, 60% है, मतलब 60/100 बराबर वेपर प्रेशर एट 15 डिग्री सेल्सियस आपको कैलकुलेट करना है, और एसवीपी एट 15 दिया गया है 12.67। तो बेटा आपको क्या करना है, P15 का आंसर निकालना है, 12.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर इस पॉइंट को एडजस्ट करिए, जीरो को काटेंगे तो ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.267 इंटू 6 करना है, तो कितना आएगा आंसर, फटाफट देखिए, 6 6 36, 6 7 42, 2 4, 6 6 36, 4 40, 0 4, 6 2 12 और 4 16, 6 1, 6 और 1 7, तो 7.602। अब देखो, मैंने यहां पर कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो यहां पर जाहिर सी बात है कोई यूनिट यहां पर नहीं लिखूंगा, 7.602 विल बी द आंसर। अब जनरली जो आपकी प्रेशर होती है वो मिलीमीटर ऑफ एचजी में होती है, या सेंटीमीटर ऑफ एचजी में होती है, या फिर एटीएम में हो जाती हैं, तो वो अलग अलग यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, वो बाकी सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का खेल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों ने यहां पर एक सिंपल सा क्या कर लिया, एक सवाल यहां पर खत्म किया। ठीक है, ओके। अब हमारे पास में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हालांकि इसके साथ में एक और पॉइंट साइमल्टेनियस स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब बेसिक, यदि मैं एकदम सिंपल सी बात यहां पर यदि आप लोगों से कहना चाहूं कि किस प्रकार से मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, तो देखो, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले निकाले थे, यदि आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस निकाला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल निकाला था, पर
मॉलिक्यूल निकाला था, सब कुछ निकाला हुआ है। यदि हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ गैस, तो वो आपको पता है कितना होती है, वो होती है 3/2 kb इंटू टी। केबी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या ये आपको मालूम है? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। सर ये पॉइंट लिखा है, लेकिन आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या रिलेशन है? तो 2 मिनट जरा धैर्य रखिए। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही जो चर्चा है पहले इसको शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था? डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दोनों साइमल्टेनियसली शुरू होते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बतलाता है? वो बतलाता है मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम, रिक्वायर्ड टू नो अबाउट सिस्टम। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि इसकी ये तो एक डेफिनेशन मैंने बता दी, इसके अलावा भी इसकी डेफिनेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक्स में आपको और भी अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, और वो कहती है मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू नो अबाउट अ सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं, मान के चलिए एक है आपके पास में, एक हमारे पास में है चींटी है ये, ठीक है, एंड मूविंग इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो रही है? मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा चींटियों को वो एक लाइन बनाते हुए चलती हैं, चलती है कि नहीं चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं। सो दिस चींटी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पर आप जरा देखिए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि क्या है यहां पर, कि यहां पर ये जो चींटी है वो बेसिकली एक ही स्ट्रेट लाइन पर चल रही है। तो हमें उसकी ये तो पोजीशन पता हो या वेलोसिटी पता हो, तो हम लोग बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यस और नो। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द सिस्टम इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब द चींटी विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल बी हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो मैंने यहां पर पहली कंडीशन डाल दी, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। ओके, अब ऐसे ही यदि मैं आपकी बात करता हूं, एक एग्जांपल, ये कोई तो भी एक प्लेन है, क्या है? ये है आपका कोई तो भी प्लेन, हवाई जहाज की बात नहीं चल रही है। प्लेन मतलब नॉर्मल आप ग्राउंड पे चल रहे हो, ठीक है, यू आर वॉकिंग, मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है, यू आर मूविंग इन अ प्लेन। सर चींटी नहीं चल सकती क्या? चल सकती है, उसको किसी ने रोका थोड़ी है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है करके। बट हम लोगों ने थोड़े से समझदार प्राणी के बारे में बात करी है, ठीक है, ओके। तो अब आप बताइए क्या होगा? तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट यदि इसके पता हैं, तो आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, यस और नो। तो इसका मतलब यहां पर आप दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि यार इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखो सिंपल चीजें हैं, यदि आप एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 चाहिए, बस एक कोऑर्डिनेट है। मूविंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में जब आप चलते हो तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, यस और नो। तो आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और हमारे पास में एक हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का मतलब समझ में आता है ना? मक्खी जो घर में उड़ती है। उड़ेगी क्या अभी ये? लो भाई उड़ गई अभी, है ना? तो यदि ये हाउस फ्लाई है तो ये क्या होती है? ये स्पेस में एग्जिस्ट करती है। स्पेस का मतलब वो नहीं है कि हमेशा आप स्पेस का वर्ड का यूज करते ही तुरंत अंतरिक्ष में चले जाओ, वो वाला स्पेस नहीं। धरती से थोड़ा सा भी ऊपर आप उठे तो वो सारा स्पेस होता है, ठीक है। मतलब स्पेस है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि भैया मूविंग इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मूविंग इन 3 डायमेंशनल
ज्योमेट्री, 3D में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो बताओ कितने मिनिमम इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इट्स दिस सिस्टम कितनी होगी। तो आप बोलोगे यार इसको देख के क्लियरली हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसके लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग कहेंगे इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगी। क्या ये सिंपल था? बराबर है, यस और नो? ओके, दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे हमारे जो रोबोट्स वगैरह होते हैं, जो रोबोटिक आर्म्स वगैरह होती है, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग चलती है, 5, 6, 26। यस सर, इतनी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हो सकती है? हम तो एक्स वाई जेड तक ठीक है सीमित हो गए, इसके आगे भी हो सकती है? यस बेटा होती है। क्या होता है ना, जैसे अब तो ये सब चीजें चल रही हैं, हमने इनको क्या बोला था, चीटी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यू आर मूविंग इन अ प्लेन, हाउस फ्लाई मक्खी इज फ्लाइंग, यस और नो? तो इसमें 3 की थी। लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें घूम भी सकती है, जैसे आप रोबोटिक आर्म, जैसे आप इसके बारे में सोचो, इस कलाई के बारे में सोचो, ठीक है? देखो मैं कितनी तरह से इसको घुमा सकता हूं, यस और नो? तो एक ये जो रोबोटिक आर्म बनाना है, इसके लिए 26 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। अपने ह्यूमन हैंड जैसा हाथ बनाने के लिए 26 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अच्छा, सो अब यहां पर एक पॉइंट पे आपने यदि ध्यान दिया हो तो उस पॉइंट को जरा मैं वापस से रिकॉल करवाता हूं। ये जो आपकी चींटी थी, इसका मास m होगा या नहीं होगा? तो आपने बोला यस सही बात है सर, इसका मास m होगा। अच्छा, कोई जरूरी है सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करो? कैन आई टॉक अबाउट द वेलोसिटी इन x कोऑर्डिनेट? यस। तो आप देखिए मास m पता है और इसकी वेलोसिटी पता है। देखो मास, अब कई लोग बोलेंगे सर तो ये तो 2 पैरामीटर हो गए, मास और वेलोसिटी। ऐसे नहीं करना है। वेरिएबल जो चीजें होती है, मास अब इसका बदलेगा क्या? क्या चींटी का मास बदलेगा? नहीं। तो चींटी का मास सिस्टम में पहले से ही फिक्स है, तो वो बदलने वाला नहीं है। बदलने वाली चीज क्या है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब यहां पर जैसे ही मैं ऐसा बोलूंगा, कई लोग बोलेंगे सर फिर तो चींटी क्यों जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग? हम तो चींटी को बोलेंगे तू वाई एक्सिस में जा, है ना? ऐसे मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैं जानता हूं, ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दिमाग पे एक्स्ट्रा जोर डालते हैं। तो पॉइंट जो समझाया गया उस पर आपने फोकस ही नहीं किया। क्या बोला गया है कि इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब चींटी को चलना स्ट्रेट लाइन पे ही है। अब हमने मान लिया है कि वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स डायरेक्शन में चले, वो वाई डायरेक्शन में चलेगी, तो मैं वी एक्स की जगह वी वाई मान लूंगा। लेकिन क्या वो एक ही पैरामीटर है? यस बेटा वो एक ही पैरामीटर है। तो इसके कारण यहां पर the minimum number of information which is required for चींटी to move on a straight line is 1, so degree of freedom is also 1। इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखो यहां से क्या मैं चींटी की काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, और वो होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर फोकस करते हैं। अब इस सिस्टम में बोला गया है मूविंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में चलना है। ओके, अब यदि आप यहां पर हो तो आपका कुछ मास होगा m, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, नहीं होंगे कोई 200 के। चलो, तो अब क्या करें हम लोग कि अब इसके बारे में सोचो, क्यों मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे खेलूं? क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता यदि मुझे वी एक्स और वी वाई पता हो, दो चीजें सिर्फ, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। रिकॉल द प्रोजेक्टाइल मोशन, रिकॉल द प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग वहां पर क्या करते थे, एक स्पीड पता होती थी 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल थीटा, यस और नो? तो पैरामीटर तो दो ही हैं भाई, 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या ये हो गया 20 cos 37 और ये हो गया आपका 20 sin 37। तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर 20 cos 37 करोगे 4/5, 4 चौके 16, 16 और ये हो गया 12। तो यहां पर देखो आपको Vx बराबर 16 पता है और Vy बराबर 12 पता है, बाकी सब आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैं रेंज निकलवा लूं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा लूं, मैक्सिमम हाइट निकलवा लूं, कितनी देर बाद कहां होगा, कुछ भी निकलवा लूं, आप निकाल पाते हो? कितने पैरामीटर थे? या तो आपके पास में ये स्पीड, वेलोसिटी और एट एन एंगल थीटा ऐसे पता है, या Vx और Vy पता है। बात तो एक ही है ना कि अलग अलग हो गई? कोई अलग नहीं हुई है, सेम चीज है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2। अब किसी के मन में खुरापाती ख्याल आ रहा होगा सर वाई जेड प्लेन में चलवाएंगे, तो बेटा आप खुद चलाओ।
अब मैं नहीं चलवाऊंगा। अब ऐसे ही जब आपकी हाउस फ्लाई है वो तो उड़ सकती है, और जब वो उड़ सकती है तो वो 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में चलेगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, मतलब मैं कह सकता हूं यदि वी एक्स, वी वाई और वी जेड, तो मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन आई कैन से दैट कि भैया ये हो जाएगी आपके पास में हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वी वाई डायरेक्शन में हम वी वाई है तो हमारे पास में मिलेगी हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और यदि जेड है तो काइनेटिक एनर्जी जेड में मिलेगी कितनी, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। बोलो ये इस इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल है या नहीं है? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये जो हाउस फ्लाई है ये बहुत ही छोटी सी होती है, यस और नो, बहुत छोटी सी होती है कि नहीं होती है? तो आपने बोला सही बात है। अब इस हाउस फ्लाई को जरा सोचो, अब देख लो थोड़ा, मान लो कि ये है भैया, है ना, ठीक है, ये हाउस फ्लाई है, ठीक है, ये एक छोटी सी हाउस फ्लाई है, तो क्या मैं इसे ऐसे बना लूं? ये हाउस फ्लाई है जिसका मास m है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आंसर इज 0, आंसर इज 0, यस और नो? तो एक बात बताओ, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 0, क्यों आई 0? तो ये भी 0। सर वो घूम तो सकती है ना। अब बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट कट के करके चलोगे तब ये पॉसिबिलिटीज हैं कि फिर हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस छोटी सी डिस्टेंस भी मिलेगी। लेकिन यदि मैं पूरी उस हाउस फ्लाई को एक एक्सिस के ही बराबर मान लूं कि भैया उसके किसी भी पार्ट की जो डिस्टेंस है हाउस फ्लाई की, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है, पहले ही मैं बता रहा हूं, ऐसा मैं मान लेता हूं कि जितनी बड़ी आपकी मक्खी है उतनी ही बड़ी आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन खींच दी, तो बताओ उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी आएगी? 0 ही आने वाली है, यस और नो? तो लेकिन यदि ऐसा ना होता और कुछ मुझे रोटेशनल भी मिलता तो फिर मैं और कुछ चीजों के बारे में सोच सकता था। सर यहां पे क्यों जा रहे हैं आप? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो भैया देखो कुछ चीजों को मुझे समझाना है तो वहां तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखो यहां पर ये हो रहा है कि इस हाउस फ्लाई के लिए ये एक सिचुएशन आपने निकाली, काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी वाई और काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा हाउस फ्लाई इज निर्जीव और सजीव? निर्जीव और सजीव को क्या बोलते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसी है? जीवित है मक्खी, सजीव है ना? निर्जीव तो नहीं ना। निर्जीव मतलब क्या? जैसे ये पेन, ये अपने आप से कहीं नहीं जा सकता, मक्खी उड़ के कहीं पे भी जा सकती है। सजीव है, लिविंग है ना? ओके, तो जो लिविंग चीजें हैं उनको साइड में कर दो। अब नॉन लिविंग चीजों के बारे में हम लोगों को यहां पर बात करनी है। जैसे मान के चलो आपके पास में किसी कंटेनर के अंदर में, किसी कंटेनर के अंदर में आर्गन गैस भरी है, ठीक है, आर्गन गैस भरी है, आर्गन गैस भरी है, आर्गन गैस भरी है, आर्गन गैस भरी है, ठीक है, भर दी। अब क्या हुआ? एज पर द assumptions made in kinetic theory, every molecule has a different speed or it can move in all possible directions, yes or no? तो आपने बोला सही बात है। अच्छा ये along x एक्सिस भी जा सकता है, along y एक्सिस भी जा सकता है, along z एक्सिस भी जा सकता है, सब तरफ जा सकता है, yes और no? बोलो सही बात है कि नहीं? ओके, अब ये जो है, ये जो गैस मॉलिक्यूल है मेरे पास में, ये जो आर्गन का गैस मॉलिक्यूल है, इट इज मूविंग विद एक्चुअली व्हाट? सीआरएमएस, यस और नो? अरे बोलो सीआरएमएस से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यदि मैं इसका मास मान लू स्मॉल m, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 3/2m और सीआरएमएस का स्क्वायर। बेसिकली क्या मैं इसे 1/2m सीआरएमएस स्क्वायर प्लस का 1/2m CRMS स्क्वायर और प्लस का 1/2m CRMS का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर ऐसा क्यों तोड़ रहे हो? देखो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये जो CRMS था, यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो CRMS इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसे आपने लिखा था UI कैप प्लस का VJ कैप प्लस का WK कैप। इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो यस और नो? और यदि ये रिकॉल कर पाए हैं तो यहां पर ये u क्या था? तो बेटा ये था वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये क्या थी? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और ये क्या थी? वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, यस और नो?
इसका मतलब ये हो रहा है मेरे पास में कि ये जो हाफ एम सी आर एम एस स्क्वायर, हाफ एम सी आर एम एस स्क्वायर और हाफ एम सी एम आर एम एस स्क्वायर लिख रहा हूं, ये बेसिकली क्या है आपके पास में, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, और दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। बराबर है क्या? मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैंने आर्गन गैस भरी हुई है, हालांकि मैं जानता हूं कई लोगों के मन में अभी प्रश्न चल रहा होगा, सर आर्गन आपको अच्छी लगी क्या, ऑक्सीजन ले लेते, हाइड्रोजन ले लेते, तो उस पर आऊंगा मैं बाद में, थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिए, सस्पेंस खुल रहा है, परत दर परत हम लोग खोलते जा रहे हैं। तो मैंने बोला ये आर्गन की सिचुएशन ऐसी मैंने बनाई, ठीक है। अब आर्गन ही क्यों ली है तो मैं इसके पीछे रीजन बता देता हूं। दिस इज मोनो एटॉमिक, ये कैसी है बेटा, मोनो एटॉमिक है, और यदि ये मोनो एटॉमिक है मतलब एकल परमाणविक गैस है, तो बेटा इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें से पास करेगी, बराबर है। अब एक सिंगल एटम कितना छोटा सा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस विल बी जीरो, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसके लिए सब कहानी चल रही है, ठीक है। तो भैया देखो, ये काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स, काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड, तीन अलग अलग एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, यस और नो। तो कहानी जो मेरे पास में बेसिकली चलने वाली है, वो कहानी मुझसे क्या कह रही है पता है क्या? वो कह रही है मुझसे कि हम लोग कुछ काम यहां पर कर सकते हैं, और वो काम ये कर सकते हैं कि इन काइनेटिक एनर्जीज को हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मतलब अब हमें नहीं मालूम कि वो एक्स एक्सिस में ज्यादा स्पीड से चल रहा है कि वाई एक्सिस में कि जेड एक्सिस में, लेकिन हम लोग इन सब चीजों को एनालिसिस करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम लोग सब कुछ एवरेजिंग ले लेते हैं। तो हम लोग जब एवरेजिंग ले लेते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस और उसकी एवरेज वैल्यू, ऐसे लिखने की बजाय इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अलोंग और उसका एक एवरेज वैल्यू ले लूं तो मैं उसे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस की जो एवरेज वैल्यू है उसको मैं हाफ एम वी वाई स्क्वायर ले लेता हूं। और देखो ये कुछ भी लिखना नहीं है, बस इसको समझना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस का एवरेज वैल्यू ले लेता हूं, और ये आपको हाफ एम वी जेड स्क्वायर यहां पर मिलते हुए नजर आएगा, यस और नो। अच्छा, अब जरा रिकॉल करके बताओ, मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितनी लिखी थी? तो आप बोलेंगे सर वो लिखी थी आपने 3/2 kb इंटू टी लिखी थी। फर्स्ट पेज पे लिखा था मैंने, जहां पे चालू किया था आज, किधर गया? नहीं, यहां के बाद होगा ना। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ गैस 3/2 kb इंटू टी लिखा था। मैं वापस से वहीं पर आ गया, किधर गया? ओके, 3/2 kb इंटू टी हो गया। क्या मैं इसे 1/2 kb इंटू टी प्लस 1/2 kb इंटू टी और प्लस का 1/2 kb इंटू टी इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या? यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा और सोचूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये वाली आपकी इससे एसोसिएटेड हो गई, ये वाली जो है वो इससे एसोसिएटेड हो गई, और ये वाली जो है वो इससे एसोसिएटेड हो गई। ऐसा मैं मान सकता हूं क्या? मान तो सकता हूं। तो बेसिकली यहीं पर आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और वो कहता है कि ये लॉ ऑफ अब देखो ये लॉ है मतलब हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, किसी ना किसी ने प्रूव करके रख दिया है, हमें बस उसे पढ़ना है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है कि भैया जो मॉलिक्यूल के पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि उसकी अब इंटरनल एनर्जी बन चुकी होती है, जो कि अब उसकी इंटरनल एनर्जी बन चुकी होती है, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस और नो। क्या ये बात समझ में आ रही है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कह रही है? ये कह रहा है कि जो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी है या जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या हो रही है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, यस और नो। तो सर इसका मतलब 3/2 kb इंटू टी तो हमें सिखाया गया है कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यदि मैंने हाइड्रोजन गैस ले लिया तो उसकी भी 3/2 आएगी क्या? नहीं। अब थोड़ा सा आपको, अब यहां से आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो अगले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगला जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि हम लोग इसको अलग फॉर्मेट में लेके चल रहे होंगे। देखो 3/2 पीवी जो लिखा था ना हम लोगों ने, टोटल काइनेटिक एनर्जी,
उसको हम लोग 3/2 nRT लिखेंगे और फिर वहां से एक वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा। अभी के लिए बस यहां पर छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उसी को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, बेसिकली एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, यहां पर आप एक्स में, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट में और यहां पर जेड कोऑर्डिनेट में, तो ये तीन कोऑर्डिनेट ही आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द सिस्टम इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहां पर वो इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि सर काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस बोल रहे हो, सर काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी थी, आपने तो वेक्टर बना दी। मैंने वेक्टर नहीं बनाई है, आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, ठीक है, मैं सिर्फ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, उसके कारण वैसा आपको प्रतीत हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में तो वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट ही है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो? अब यहां पर एक पॉइंट और समझ जाइए। अब ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली दिस काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहां से मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन इज पॉसिबल विच इज 3, मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। भाई आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके अलावा कभी पढ़ा है क्या यूवी एक्सिस और लगा दी, कोई डब्ल्यू एक्सिस और तैयार कर दी? नहीं, 3 ही एक्सिस होती है, 3 के अलावा कोई एक्सिस पढ़ी है आपने अभी तक? नहीं पढ़ी है। सर हमने नहीं पढ़ी, हो सकता है होती हो, नहीं होती है, टेंशन मत लो इसके बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन विल बी 3 ओनली, ठीक है। अब यहां पर रोटेशन वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? तो आपने बोला आपको बोलना ही पड़ेगा यस सर, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं, यहां से हम लोगों के पास में जो पॉइंट आता है वो ये है कि भैया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल, तो हम लोग इसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं, 3 हो सकती हैं। और वो कैसे आ गई, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर से हमारे पास में आ गई। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हमारे पास में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पॉसिबल है और ये भी 3 ही होंगी, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, इसको भी तो एक्स लिखूं, दूसरा हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर और हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो भैया रोटेशनल भी 3 पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास में एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पॉसिबल है। वाइब्रेशनल मतलब कैसे, जैसे मान चलो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, वो साथ में ऐसे वाइब्रेट होते हुए भी जा रहा है, ऐसे वाइब्रेट होते हुए भी जा रहा है और साथ में घूम भी रहा है, कुछ भी कर सकता है ना, करने को तो कर सकता ही नहीं कर सकता। तो यस, हमें उन चीजों को भी यहां पर कंसीडर करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये एक और पॉसिबल सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने बताई है, ठीक है, यस और नो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कुछ ऐसे बनती हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपके लिए, और वो एग्जांपल से आपको उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी मोनो एटॉमिक गैस रहेगी, मोनो एटॉमिक गैस यदि रहेगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 3 ही हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल नीचे लिख लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात कर रहा हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, यस और नो, मोनो एटॉमिक गैसेस है, यस और नो। तो ये यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस के लिए। अब ये डाई एटॉमिक गैस में हमें थोड़ा सा कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। डाई एटॉमिक गैस में होता क्या है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पूरी की पूरी अवेलेबल रहेंगी, वो 3 रहेंगी, लेकिन इसके अलावा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी रहती है और वो 2 रहती है। डाई एटॉमिक, कौन सा,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन है मेरे पास में, ऑक्सीजन है या कोई भी है, तो बेसिकली यदि देखा जाए तो जैसे ये आपका हाइड्रोजन का एटम है और ये एक आपका हाइड्रोजन का एटम है, ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे भाई। इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर आप ही बताओ। भैया मैं फिजिक्स वाला हूं, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स के ही बारे में बात करूंगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो अब यहां पर देखो क्या होता है ना, अब ये यदि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, ये कैसे हैं? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो इनमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है 2। और इसके अलावा अब ये जो दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप इसे दो एक्सिस के अबाउट यहां पर रोटेशन कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब 2 डिग्री ऑफ रोटेशन कैसे कंसीडर करोगे भाई? 2 डिग्री ऑफ रोटेशन कैसे कंसीडर करोगे? आप यहां पर जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे रोटेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 ही रोटेशनल पॉसिबल है, बाकी सब वो एक जैसे आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो भैया ये है कि वो इस वाले प्लेन में रोटेट करे और एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट करे, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। एकदम ऐसे मत सोचना कि सर एक ऐसे मैंने रोटेट करवा लिया, फिर मैंने उसको ऐसे टेढ़ा रोटेट करवा लिया, फिर मैंने ऐसे टेढ़ा रोटेट करवा लिया। नहीं, ऐसे नहीं। जो भी आप प्लेन ले रहे हो, एक प्लेन के बाद में फिर किसी से दूसरे ही प्लेन में उसको घुमा पाना पॉसिबल है। तो ये ऐसे मिला के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर बनती है। तो यहां पर टोटल कितनी हो गई बेटा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो रही है वो हो रही है 5। ठीक है, जैसे अब इसको हम लोग कहते हैं कि बेसिकली ये जो सिचुएशन होती है ये होती है रिजिड बॉडीज के लिए। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज के लिए जब बोला जाए तब भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आता है। ये 5 कहां से आता है बेटा? 3 ट्रांसलेशनल प्लस का 2 रोटेशनल। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास में ऐसे भी होते हैं जो डाई एटॉमिक तो होते हैं, डाई एटॉमिक तो होते हैं, लेकिन वो नॉन रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिजिड होते हैं। तो उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 7 आती है। ठीक है, वो याद रखने वाला पॉइंट है। क्या बोल रहा हूं? रिजिड बॉडीज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन यदि नॉन रिजिड आ जाए कोई बॉडी, तो नॉन रिजिड बॉडी के लिए आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आ जाता है 7। याद रखने वाले पॉइंट है, मैं पहले से बता रहा हूं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं इसमें बात बताने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल था कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, CO डाई एटॉमिक हो गई, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आपको देखने को मिलेगी। यस और नो? कार्बन मोनोऑक्साइड ही था ना? मैंने कहा चलो ठीक है यहां पर, ओके लेट इट बी। कार्बन मोनोऑक्साइड को थोड़ा सा दिमाग से निकालना, मैं कहीं ना कहीं टेस्ट के थ्रू इसको पूछूंगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, आपको या तो परफॉर्मेंस एनाउंसमेंट शीट में या कहीं ना कहीं वो डेटा आपको जरूर दे दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है ना? जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, लेकिन फिर भी सेफर साइड, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैं बोल तो गया, लेकिन थोड़ा सा अभी स्किप कीजिए इसको। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं बेसिकली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझने के पश्चात हमारे पास में यहां पर जो पॉइंट आते हैं वो पॉइंट आते हैं क्या बोलते हैं, सीपी सीवी और गामा में रिलेशन। सर ये तो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्पेसिफिक हीट से कुछ रिलेटेड है क्या? यस बेटा, यहां पर ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है बेसिकली ये है आपका स्पेसिफिक हीट। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में वापस से। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट्स क्या हैं? तो यहां पर हम लोगों को 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट के बारे में चर्चा करनी है, और वो है बेटा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी क्या होता है? सीपी और क्या होता है सीवी? तो सीपी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊं तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी में हम लोग बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, क्या होती है बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट या ग्राम स्पेसिफिक हीट। यदि मैं मोलार स्पेसिफिक हीट बोलता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट। और अब जब यहां पर मोलार के आगे एक छोटी सी चीजें और जुड़ गई हैं, पी और वी, मतलब जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ये काम करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका पीछे का रीजन ये है कि देखो हमारे पास में पीवी बराबर एनआरटी का फंडा है, बराबर है, पीवी बराबर एनआरटी का फंडा है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में से कोई ना कोई एक चेंज जरूर होगा। तो हमारे पास में जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का बन जाती है। और जब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो वो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बन जाती है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर एक रिलेशन और आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं बेटा मेयर रिलेशन, मेयर्स फॉर्मूला। अब ये होता क्या है बेटा? ये होता है आपका सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ठीक है। सीपी माइनस सीवी बराबर आर, अगेन याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सीवी। और ये होता है आपका गामा, जिसे हम लोग एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना कहां पर है? थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ही पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ही पढ़ना है। लेकिन यहां पर अभी क्या है ना, हम लोगों को ये गामा की वैल्यू याद रखनी है। मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस वगैरह के लिए कितनी निकल के आती है, ठीक है। अब यहां पर इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोगों को यहां पर समझने की आवश्यकता होती है। बेसिकली क्या है कि देखो अभी तक हमारे पास में जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में, देखो थर्मोडायनेमिक्स में पहुंचने के बाद में कंसेप्ट थोड़े से बदलेंगे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं से थोड़ा थोड़ा सा डील करते हुए चलेंगे। और वो क्या है कि भैया देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो एक फॉर्मूला आया था आपके पास में 3/2 पीवी था, यस और नो। यदि मैं बात करूं तो 3/2 एनआरटी या एक मोल के लिए 3/2 आरटी लिख सकता हूं। ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल सही बात है। 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 3/2 आरटी आ जाएगा। इसे हम लोग डिनोट कर लेते हैं यू से। तो यू बराबर अभी के लिए आपके पास में है 3/2 आरटी। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली क्या है ये फॉर्मूला? कहता है कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है उसे डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब du बाई डी टी को सीवी ही कहा गया है। तो du बाई डी टी को सीवी ही कहा गया है। सीवी की एक डेफिनेशन तो थी आपके पास में, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर है। लेकिन एक और डेफिनेशन होती है जो होती है du बाई डी टी। क्या होती है? du बाई डी टी। तो हम यहां से चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस और नो? क्या ये वाला पॉइंट आपके पास में समझ में आ रहा है? ओके। अब बेसिक यहां पर एक पॉइंट और होता है, वो ये होता है कि एज पर द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखो यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी साइमल्टेनियसली चल रही हैं जिनको आपको 2-3 मिनट अभी यहां पर है ना थोड़ा सा याद रखने वाला टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा है, ठीक है। बेसिक क्या होता है? बेसिक ये कहता है कि जो भी इंटरनल एनर्जी होती है वो रियलिटी में हमें लिखनी होती है एफ आर टी बाई टू। कितनी होती है? एफ आर टी बाई टू, वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैस, फॉर द गैस। तो फिर सर ये जो लिखा है ये क्या हो गया? देखो ये जो है ना हम लोग जो भी कर रहे हैं ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो लिया गया जो डेरिवेशन वगैरह है वो सब वैसे ही आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सर? आप कैसे कह सकते हो कि 3/2 आरटी जो है वो मोनो एटॉमिक के लिए ही लिया गया होगा? तो आप डेरिवेशन को रिकॉल कीजिए, उसमें हम लोगों ने क्या माना था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, क्या हमने उसमें रोटेशन वाले पार्ट को कंसीडर किया था? नहीं। मतलब हम लोगों ने जब डिराइव किया था तब हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही 3 लिया था, तो इसके कारण हमारे पास में सब जगह वो 3/2 आया था। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से
कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी या जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होती है। मतलब यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 3 होगी तो 3RT/2 आएगा, और हाफ RT और हाफ RT, या जिसे आप हाफ KB इंटू टी, हाफ KB इंटू टी, हाफ KB इंटू टी फॉर सिंगल मॉलिक्यूल के हिसाब से ले सकते हो। यस और नो, क्लियर है ये वाली बात? तो वही कॉन्सेप्ट बस यहां पर काम में आ रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए सारे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनो एटॉमिक गैस का एनालिसिस। ठीक है, अगेन वी विल स्टार्ट विद द मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस मतलब एकल परमाणविक गैस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से। तो आप लिखोगे कि भैया जो U बराबर आएगा वो आएगा 3/2RT। तो यहां से आप लिखोगे CV बराबर DU/DT, वो आएगा 3/2R आएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं CP जो होता है, CP माइनस CV बराबर R होता है। तो इट इंप्लाइज CP माइनस 3/2R बराबर R। तो यहां से आप फटाफट से देखिए, तो CP का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बेटा 5/2 टाइम्स R। यस और नो? अब यहां से हमें निकालना होता है गामा। गामा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ CP/CV। तो गामा की वैल्यू मिलेगी बेटा 5/2R डिवाइडेड बाई 3/2R। मतलब गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस विल बी इक्वल्स टू 5/3। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये सब डिराइव नहीं करवाए जाएंगे। वहां पर आपको बोला जाएगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने गामा मोनो एटॉमिक के लिए निकाला है, और वो है आपका 5/3। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द, इस गामा को हम लोग नाम देते हैं, मैं नाम भी बता देता हूं इसे। गामा का मतलब है एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट। जब हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे थे तब आपको याद होगा गामा आया था पहली बार। यस, वही गामा है, वही घूम रहा है, कुछ नया नहीं है, वही गामा अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो गामा कितना क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। और एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज व्हाट 5/3। तो मैं लिख सकता हूं गामा ऑफ मोनो आ रहा है 5/3, जिसे डिवाइड कीजिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 जीरो, तिचिंग 18, तिचिंग 18 1.66। ठीक है, 1.66। क्लियर? ओके, दिस इज द एनालिसिस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। चलो हम लोग करते हैं डाई एटॉमिक गैस का एनालिसिस। किसका एनालिसिस करते हैं? फॉर डाई एटॉमिक गैस। चलो डाई एटॉमिक गैस बताओ कहां से शुरुआत करूं। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक गैस के लिए, यदि हमारे पास में रिजिड है तो हमारे पास में रिजिड के लिए हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि आपका F है, उसकी वैल्यू आ गई 5। तो U का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/2RT। फिर यहां से आप निकालोगे, क्या निकालोगे, देखो अब ये एनालिसिस बहुत आसान है। CV बराबर DU/DT, और डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर कितना आएगा 5/2R। DU/DT करना है विद रिस्पेक्ट टू T, तो T की पावर 1 है, पावर आ गई, पावर 1 से कम करी तो 5/2R बराबर है। तो अब यहां से आगे आपको चाहिए CP, तो CV को अब मैं लिख सकता हूं CV प्लस का R। कोई दिक्कत है क्या भाई? CP माइनस CV बराबर R है, तो CP क्या आएगा? CV प्लस का R आएगा। मतलब आप लिखोगे CP बराबर 5/2R प्लस का R। सो वी कैन से दैट CP कितना आएगा बेटा 7/2R। यस और नो? ये भी सवाल है अपने आप में, इसको ऐसा मत सोचना कि ये सवाल नहीं है। चलो तो अब बताओ इसके आगे क्या निकालना है? गामा निकालना है। तो गामा होगा आपका CP/CV। तो आप लिखेंगे गामा बराबर 7/2R डिवाइडेड बाई 5/2R। मतलब आपके पास में आएगा 7/5। तो हम कह सकते हैं कि गामा डाई एटॉमिक रिजिड के लिए आपका आंसर आएगा 5 1 जा 5 2 0 और 5 4 जा 20, तो 1.4। ठीक है, मान के चलो यदि यहां पर हमारे पास में नॉन रिजिड होता, क्या होता? नॉन रिजिड होता तो क्या करते? ये तो मैंने पूरी कहानी किसके लिए करवाई है? रिजिड के लिए। यदि नॉन रिजिड होता तो हम लोग कहेंगे फॉर नॉन रिजिड। एक बात ध्यान रखना, नॉन रिजिड में क्या होता है कि 1 एडिशनल वाइब्रेशनल मोड होता है, एक एडिशनल वाइब्रेशनल मोड होता है, और एक एडिशनल वाइब्रेशन मोड से
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बढ़ती है वो 2 से बढ़ती है, बराबर है। सो इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास में नॉन रिजिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा वो आएगा एफ बराबर 7, 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 तो 7 कैसे आया, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल। ध्यान रहेगा क्या ये? ओके, तो बता दो अब इसके आगे क्या करना होता है। इसके आगे आप लिखोगे u बराबर f 7/2RT। अगला स्टेप du/dt फटाफट बता दो, बराबर cv बराबर 7/2R। अगला स्टेप cp बराबर cv प्लस का r, मतलब 7/2R प्लस का r, मतलब आप लिखोगे 9/2R। यस और नो? अगला स्टेप बोलो क्या है? अगला स्टेप है आपका गामा कैलकुलेट करना, जो कि cp/cv से आता है। तो ये आएगा 9/2R डिवाइडेड बाई 7/2R। सो r से r कटेगा तो गामा का आंसर कितना आएगा, 7 1 देखो 9/7, या आप कह सकते हो 120, 7 दूना 14, 60, 7 8 56, 1.28 मेरे पास में इसका आंसर आ सकता है। किसके लिए निकाला है मैंने? ये डाई एटॉमिक के लिए निकाल लिया है। किसके लिए निकाल लिया बेटा? डाई एटॉमिक के लिए। यदि मैं बात करता हूं ट्राई एटॉमिक, किसके लिए बात करता हूं बेटा? ट्राई एटॉमिक, तो सिचुएशन और बदलेगी। देखो यही सिचुएशन होती है और बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे पास में अगला जो केस आता है वो आता है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का मतलब क्या है? लाइक H2O, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। H2O कैसा होता है? एक लाइन में होता है क्या? नहीं, एक लाइन में नहीं होता है। ऐसा कुछ तो भी एंगल बनता है। यस और नो? तो इसमें क्या होता है? इसमें 3 ट्रांसलेशनल प्लस का 3 रोटेशनल, तो इसका मतलब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F आता है वो आता है 6। कितना आया है? 6। सर ये सब याद रखना पड़ेगा क्या? यस बेटा, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो तो अब यहां से अगला स्टेप u बराबर आएगा 6/2RT, मतलब u बराबर यू कैन राइट 3RT। यस और नो? अगला स्टेप क्या होगा? आप लिखोगे cv बराबर du/dt बराबर 3R। यस और नो? आपने बोला सही बात है। अगला स्टेप बोलो फटाफट से, क्या लिखोगे? अगले स्टेप में लिखोगे cp बराबर cv प्लस का r। तो बेटा cp का आंसर आएगा 3R प्लस का r, मतलब यू आर गेटिंग cp बराबर 4R। यस और नो? आपने बोला ठीक है। अगला स्टेप आएगा गामा के लिए, जो कि cp/cv होता है। जो 4R/3R करोगे तो गामा आएगा कितना? 4/3, मतलब 1.33। बोलो यस और नो? ये सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं एक तरह से, ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। बस क्या होता है, नाम के साथ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में H2O के अलावा और कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? SO2 भी ले सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड। सर इससे ज्यादा पूछ सकते हैं क्या? बेसिकली इससे ज्यादा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि पूछा जाए, फिर भी यदि वो बात करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉली एटॉमिक गैस यदि कोई दे रखी है, ठीक है, पॉली एटॉमिक गैस यदि कोई दे रखी है, तो बेटा उस पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या सिस्टम होता है ना, कि हमारे पास में सीधा सीधा 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और सर्टन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी पॉली एटॉमिक गैस है तो वो कैसे देगा? पॉली एटॉमिक गैस दे दी, कोई भी गैस दे दी, मुझे नहीं मालूम, तो उसमें आपको 3 ट्रांसलेशनल दे दिया, 3 रोटेशनल दे दिया, और बोला कि एफ जो है वो वाइब्रेशनल मोड्स हैं। याद रखना, वाइब्रेशनल मोड्स हैं। देखो 3 ट्रांसलेशनल मोड्स हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशनल मोड्स हो जाएंगे, यस और नो, और इसमें 3 रोटेशनल मोड्स हो जाएंगे, यस और नो, या
डायरेक्टली भी बोल देता है। तो अब यहां पर जो इंटरनल एनर्जी आप लिखोगे वो कितनी लिखोगे? वैसे तो आप लिखते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर टी, यस और नो? क्या आप ऐसे ही लिखते हो या नहीं लिखते हो? तो अब यहां पर सिचुएशन क्या होती है कि जो हमारे पास में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं उसकी तुलना में यदि आपके एफ वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, जो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आती है वो डबल निकल के आती है। उल्टा बोल गया क्या? ठीक है। सो बेसिक यहां पर बन ये जाता है कि यदि मैं इसकी इंटरनल एनर्जी की यदि मैं बात करूंगा तो ये आएगी 3+3+2f। यदि f वाइब्रेशनल मोड्स है तो ये कितना आ गया? 2f डिवाइडेड बाई 2RT। ये ऐसा चलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था यहां पर, आपको समझ में आया या नहीं आया? तो दैट इज द सिचुएशन। क्लियर है? 3+3+2f/2RT। तो आप लिख देते हो u बराबर 6+2f/2 मतलब 3 प्लस का f इंटू आर टी। यदि आपने इसको लिख दिया है तो यहां से आपको CV मिलेगा बेटा du/dt, मतलब आंसर यू विल बी गेटिंग 3 प्लस का f इंटू आर, और CP बराबर मिलेगा CV प्लस का R, मतलब क्या मिलेगा जरा देखो फटाफट से। देखो आज के उसमें लेक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी ही हैं। कितना आएगा? 3 प्लस एफ इंटू आर प्लस का आर, मतलब आपके पास में आएगा 3R प्लस का एफ आर प्लस का आर। सो आप कह सकते हो 4R प्लस का एफ आर, मतलब आप कह सकते हो 4 प्लस का एफ इंटू आर। दैट इज द वैल्यू ऑफ सीपी। और एक बार यदि आपको सीपी मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्या निकालना होता है? गामा निकालना होता है। तो गामा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। तो आप कहोगे गामा विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस का एफ डिवाइडेड बाई 3 प्लस का एफ। तो एफ क्या है यहां पर? तो अब देखो हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम का पॉइंट कंसीडर कर लिया है, तो वो बोलेगा एफ इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो इस बेसिस पर हम लोग इस कहानी को कह सकते हैं, यस और नो? क्लियर है? अब कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्टली रिलेशन पूछ लिया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में और एडियाबैटिक कांस्टेंट में। ये भी एक आपका सवाल ही है बेसिकली। ठीक है, तो उस सवाल को कैसे करते हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट आगे का जो चैप्टर आएगा ना पी थर्मोडायनेमिक्स, तो अब लोग अभी तक तो हम लोग बोल रहे हैं कि पीवी बराबर कांस्टेंट, आगे चल के पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ऐसा चलने लगेगा। ठीक है, तो तसल्ली रखो अभी। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि मान के चलो कोई एक हमारे पास में कोई एक गैस दे रखी है। ठीक है, फॉर अ गैस, लेट्स से वर्ड्स पे ध्यान देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर एफ दे रखी है, मतलब पूरी काउंट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए और वो कितनी है? एफ है। तो उसके लिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एफ इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 2, या U बराबर एफ आर टी बाई 2। जैसा भी आपको लिखना उचित लग रहा है वैसे आप लिख सकते हैं। ये आपके पास में U की वैल्यू आ गई। यहां से हम लोग अगला काम कर सकते हैं और वो ये है कि आई कैन कैलकुलेट CV बराबर जो कि होता है du/dt, और वो कितना आएगा? तो वो आएगा आपके पास में FR/2। यस और नो? आपने बोला सही बात है। अच्छा, एक बार यदि आपको ये मिल जाता है CV, तो इसके तुरंत बाद में क्या आप CP कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है CV प्लस का R। देखो सारे स्टेप साइमल्टेनियसली वही चल रहे इतनी देर से। तो आप लिखोगे FR/2 प्लस का R। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। R को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास में क्या बच जाएगा? CP का आंसर बच जाएगा R को कॉमन लेने पर F/2 प्लस का 1। ये आ गया आपका CP, ऊपर में है आपके पास में CV। तो आपको तो रिलेशन किसका चाहिए था? गामा का और F का। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वी नो दैट गामा बराबर कितना आएगा? CP/CV। तो गामा आपने लिखना है RF/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई FR/2। यस और नो?
क्या ये रिलेशन आपका सही है या नहीं है? तो आपने बोला सही तो लग रहा है। चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो आर से तो आर को काट लो पहले, वो तो कहानी खत्म करो। तो एफ बराबर एफ बाई टू प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई एफ बाई टू है, यस और नो? आपने बोला सही है। अब इस एफ बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, तो गामा बराबर आएगा कैसे? एफ बाई टू होल डिवाइडेड बाई एफ बाई टू प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एफ बाई टू, यस और नो? इसको ध्यान से देखना, डिवीजन को, यही गलती होगी कई लोगों से। तो एफ बाई टू से तो एफ बाई टू पूरा कटेगा, तो गामा बराबर आएगा 1 प्लस, अब देखो ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 2 बाई एफ। ये डायरेक्ट रिलेशन काम का है, गामा बराबर 1 प्लस का 2 बाई एफ। हालांकि इस इक्वेशन को उल्टा सुल्टा भी करके पूछेंगे, तो मैंने ये निकाल दिया है गामा बराबर 1 प्लस का 2 बाई एफ। तो मैं कह सकता हूं कि जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका जो रिलेशन आता है गामा, वो आता है 1 प्लस का 2 बाई एफ। लेकिन एग्जामिनर तो कुछ और भी पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है? तो इसको देखो, तो हम लोग लिखेंगे 2 बाई एफ बराबर गामा माइनस का 1। नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो आपको मिलेगा एफ बाई टू बराबर 1 अपॉन गामा माइनस का 1। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया। इट इंप्लाइज एफ कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस का 1। ये भी एक रिलेशन है जो काम का रिलेशन आपके पास में आता है। एफ बराबर 2 अपॉन गामा माइनस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि आपको गामा पता है, यदि एडियाबैटिक कांस्टेंट आपको पता है, मान चलो गामा दिया है उसने 4/3, तो आपको एफ बताना है। तो आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, तो एफ बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस का 1। तो एफ बराबर क्या लिखोगे? ये 3 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 3। तो एफ का आंसर आ गया कितना? 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6 है। तो कई बार इसमें सवाल में जैसे जेई वगैरह में तो हो सकता है कि वो आगे तक भी लेके जाते हैं, लेकिन यहां पर अपने मेडिकल में इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलवा के आपको बख्श देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। और यहां पर बेटा आपका पूरा जो चैप्टर है काइनेटिक थियरी, ये समाप्त हो जाता है थियोरेटिकली, सिर्फ थियोरेटिकली समाप्त हुआ है। न्यूमेरिकल्स इसमें बचे हुए हैं, जिनको हम पूरा लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वो लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ थियरी की। तो आज का लेक्चर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये कहता है कि भैया कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? द मिनिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू नो अबाउट अ सिस्टम इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम लोगों ने एग्जांपल से स्टार्ट किया था, जो है चींटी चल रही एक लाइन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। आप चले प्लेन में, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। मक्खी उड़ी हवा में, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो यहां पर ये जो पूरी कहानी है ये ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है 3। और उसके अलावा हमारे पास में जो चीजें होती है, जो घूमने वाली चीजें होती है, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एडिशनल आ जाती है, जो कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में यदि हम लोग बात करें, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? गैसेस को क्लासिफाई करते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक में भी रिजिड, नॉन रिजिड, पॉली एटॉमिक, नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक लीनियर भी होता है। तो वो सब डेटा एग्जैक्टली आपको दे देता है जनरली, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक में वो आपको बार बार कंफ्यूजन करता रहेगा। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, जबकि डाई एटॉमिक रिजिड के लिए होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। जो रिजिड है मतलब क्या है कि हम लोग जैसे मान चल रहे हैं, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सर ये कहाँ रिजिड है? ये तो देखो हमारा तो हाथ आर पार चला गया इसमें से, तो सब ऐसे कंसीडर नहीं करना होता है। ठीक है, नाउ इसके जो एग्जांपल हैं, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 कहां से आती है? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल होती है। इसके बाद में हमारे पास में आता है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, इसमें H2O हो गया। H2O पर ही जनरली सवाल पूछा जाता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी आती है? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहां से आगे CV, CP और R के इनके रिलेशंस के बारे में देखा। इसमें एक रिलेशन काम का आता है, मेयर्स फॉर्मूला जिसे कहते हैं CP माइनस CV बराबर R। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है। सारी चीज देखो, इसमें से मोस्टली चीजें जो आपके पास में है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें आपकी पड़ी हुई हैं, तो ये चैप्टर आपको वैसे आसान लगना चाहिए। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, जिसे हम लोग करके रहेंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लीजिए। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस आया, डायटोमिक गैस आया, और
ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक में मैंने क्या बोला, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बनी थी, 2f बनी थी। तो हम लोगों ने लिखा 3+3+2f RT अपॉन 2, ऐसे हम लोगों ने निकाला था इंटरनल एनर्जी को। तो 6+2f/2 मतलब 3 प्लस का f RT आपकी इंटरनल एनर्जी बनी। और यहां पर आप f की वैल्यू को पुट कर सकते हैं एक्स्ट्रा यदि कुछ है तो, ठीक है। सो ये आपके पास में Cv आ जाएगा, फिर Cp आ जाएगा, और Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसे गामा कहते हैं, जिसे एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें वापस से आएंगी, जो गैस लॉज हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो सारे लॉज वापस से थर्मोडायनेमिक्स में एक बार फिर से रिवाइज होंगे, फिर से वही मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ये सारी कंडीशंस वहां पर आएंगी। सो इस प्रकार से आपका ये जो आज का लेक्चर है वो यहां पर समाप्त होता है, और हम लोगों को यहां पर आगे जब बढ़ना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स की सारी एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करके लेंगे। यस और नो, श्योर है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए